Hello and Assalamu alaikum. Today our topic is regarding legal rights, its theories and its essentials. Guys, rights is one of the most important topic when it comes to understanding of law. That what is right, why rights are given, why rights have been created, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट लीगल राइट्स कि लॉ का राइट के साथ क्या ऐसा कनेक्शन है। तो एक बात तो हमने जो पहले भी पढ़ी है वो ये है कि लॉ की इम्प्लीमेंटेशन से राइट क्रिएट होता है। जहाँ पे लॉ की इम्प्लीमेंटेशन है वहाँ पे राइट क्रिएट हो जाता है। सो बट ओके, वी विल ट्राई टू एनालाइज इन दिस होल प्रेजेंटेशन regarding the definition of right, and how is it defined, and what are the essentials of right and what are the theories of right. So according to Austin, a party has a right when another or others are bound or obliged by law to do or forbid towards or in regard of him. So for example, it's my right that I should be safe from any injury, any physical injury from another person. तो इसका मतलब ये है कि मेरा राइट ये है कि मैं सेफ रहूं। साथ ही मेरा राइट ये है कि कोई दूसरा मुझ पे अटैक ना करे। अब इस राइट से दो चीज़ें निकल रही है, एक मेरा राइट, दूसरा मेरा राइट दूसरे बंदे के अगेंस्ट कि वो मेरे पे हमला करने से बाज रहे। ही फॉरबियर्स, ही इज बेसिकली रिस्ट्रेंड बाय माई राइट टू अटैक ऑन ओवर मी, यानी कि मुझ पे अटैक करने से जो है ना वो उसको वो रुका रहे। ये भी मेरा राइट है। तो ऑस्टिन ये बात कर रहा है। इट इज़ अ लीगल प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट। जेरिंग ने कहा था कि ये आपके वो इंटरेस्ट हैं जो कि जिनको लॉ प्रोटेक्ट करता है। अब कुछ इंटरेस्ट आपके ऐसे जिनको शायद लॉ प्रोटेक्ट ना करता हो, तो वो इंटरेस्ट जो है वो राइट नहीं है। ऑन द अदर हैंड यू कैन कॉल देम मोरल राइट्स ऑल्सो, बट व्हेन वी टॉक अबाउट लीगल राइट्स इट मीन्स कि ये वो राइट्स है जिनको लॉ प्रोटेक्ट करता है। राइट एज एन इंटरेस्ट रिकग्नाइज एंड प्रोटेक्टेड बाय रूल और जस्टिस। तो सॉलमन ने यहाँ पे बेसिकली स्टेट की बात की है कि भाई ये वो बेसिकली उसका कहने का मतलब ये है कि राइट वो है जिसको आपकी स्टेट उसके जो रूल्स हैं, उसके जो जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं, वो रिकग्नाइज करे। The Holland has said the capacity residing in one man of controlling with the assent and assistance of the state the actions of others। यानी कि वो चीज़ें जो मेरे पास है और मैं उनको स्टेट की असिस्टेंस से कंट्रोल करता हूँ, वो राइट है। मतलब मैं स्टेट की असिस्टेंस से इसी चीज़ को कंट्रोल करता हूँ कि कोई मेरा माल चोरी नहीं कर सकता, कोई मेरी जगह पे कब्जा नहीं कर सकता। तो ये जो मैं, और इसमें मेरी असिस्टेंस कौन कर रहा है? स्टेट कर रही हो कि अगर कोई हमला करेगा मुझ पर, कोई मेरा माल चोरी करेगा, कोई मेरी जगह पे कब्जा करेगा, तो मैं फॉर श्योर मेरे पास एक लीगल प्रोसीजर है और मैं अपने इस राइट को इन्फोर्स करूँगा थ्रू कोर्ट कि भाई मेरा राइट था मेरी जगह पे, इसने क्यों मेरे राइट को इन्फ्रिंज किया है, उस तरह मेरे ऊपर एक इंजरी जो है उसने की है, इन्फ्लिक्ट किया। तो इससे आपको ये भी बात होगा कि मेरा राइट किसी एक की ड्यूटी बनती है, और किसी का राइट अगर मेरे केस है तो फिर मेरी कुछ ड्यूटी बनती है। यानी मेरी ड्यूटी ये है कि मुझ पर कोई अटैक ना करे, साथ ही मेरा राइट ये मेरे पे कोई अटैक ना करे, तो फिर मेरी ड्यूटी भी यही कि मैं भी किसी पे अटैक ना करूँ। यानी कि जो राइट एंड ड्यूटी है ये कॉरिस्पॉन्डिंग चीज़ें हैं दोनों। एक ये बात, राइट एंड ड्यूटी दोनों कॉरिस्पॉन्डिंग चीज़ें, और दूसरी डेफिनेशन से हमें एक और चीज़ मिलती है कि अगर राइट कहीं पे इन्फ्रिंज होता है तो वो लीगल रॉन्ग होती है या वो लीगल इंजरी होती है। यानी लीगल राइट की इन्फ्रिंजमेंट लीगल इंजरी है या लीगल रॉन्ग है। ये दो बातें अब आपने जहन में रखनी है, लीगल इंजरी या लीगल रॉन्ग, और राइट और ड्यूटी का जो ताल्लुक है कि मेरा राइट है तो किसी की ड्यूटी है, किसी का राइट है मेरे खिलाफ तो फिर मेरी ड्यूटी है दैट आई ओ टू हिम। So now we are going to talk about the theories of rights. Number one is the will theory. Will theory states that right is an inherent attribute of the human will. It says that the purpose of the law is to allow the free expression of human will. कि इंसान की जो विल है, इंसान की जो मर्जी, जो वो अपने
खुशी के लिए जो काम करता है, लेकिन वो खुशी फॉर श्योर जो कि प्रोटेक्टेड हो स्टेट की तरफ से। बेसिकली आपने जब आप विल थ्योरी की बात करते हैं तो आपको अपने जहन में ये एक बात अपने जहन में रखनी है that when you are saying that you are having a right to something, it means that you are having control of others will regarding that right। यानी कि अगर मेरा राइट है एक चीज़ पे, एक लैंड पे, एक हाउस पे, तो ये मेरी विल है, फ्री विल है कि मैं उस हाउस के साथ जो मर्जी करूं, मैं उस हाउस के अंदर जिस मर्जी कमरे को मैं बेडरूम की शेप दूं, ड्राइंग रूम की शेप दूं। मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं। अब ये जो मेरी फ्री विल है यहाँ पे, ये मेरा राइट है, और दूसरों के लिए ये ड्यूटी है कि वो मेरी इस फ्री विल में वो दखल ना दे। This theory was advocated by scholars like Hegel, Kant, Hume, and so on. The subject matter is derived from human will. Austin, Hall, and Pollack defined rights in terms of will according to the famed French jurist John Locke. The basis of the right is the will of the individual. Next one is the interest theory. Interest theory is basically based by German jurist Rudolf von Jhering, जिसके हमने पहले भी लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट की वो बात करता है। ही टर्म राइट एज अ लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट। Jhering does not stress on the element of will in a legal right. The main object of law is protection of human interest and to avert conflict between their individual interests. These interests are not created by the state but they exist in the life of the community itself. तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जो इंटरेस्ट थ्योरी है वो बेसिकली इंटरेस्ट थ्योरी का बेसिकली मतलब ही यही है। देखो जब विल थ्योरी है उसको हम चॉइस थ्योरी भी कहते हैं। विल थ्योरी को मैं आपको बताना भूल गया कि विल थ्योरी को चॉइस थ्योरी भी कहते हैं। दैट इज रिगार्डिंग योर चॉइस। इंटरेस्ट बेसिकली आपका क्या है? इंटरेस्ट आपका फ़ायदा। आप अपना राइट जो अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो बात बेसिकली आ रही है वो फ़ायदे की बात आ रही है। इंटरेस्ट का मतलब याद रखें वो बेनिफिट है। वो बेनिफिट आप महसूस करते हैं कि भाई ये मुझे इससे बेनिफिट होगा, इसलिए ये मैं राइट एक्सरसाइज करना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे इससे बेनिफिट है। ये जो है ये हर इंसान के अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट होते हैं और वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट ही बेसिकली आपका राइट बनते हैं क्योंकि वो प्रोटेक्टेड बाय लॉ होता है। सॉलमन हैज अच्छा इसमें एक और चीज़ जो जेरिंग ने बात की है वो ये कि ही डज नॉट वांट एनी काइंड ऑफ स्टेट इंट्रैक्शन इनटू इट। वो कहता है कि स्टेट का इसमें कोई अमल दखल नहीं है, कम्युनिटी से इटसेल्फ लॉ वो राइट्स वो बन जाते हैं। Solomon has criticized Jering's theory on the ground that it is incomplete since it completely overlooks the element of recognition by the state. Gray also criticizes this theory. अब देख रहे हैं इंटरेस्ट थ्योरी जो जेरिंग की है और जो उसकी जो पीछे हमने थ्योरी पढ़ी उनमें फ़र्क है कि उसमें वो स्टेट का जिक्र करते हैं क्योंकि स्टेट की एड से सॉल्वेंट कह रहा है स्टेट की एड है। ऑस्टिन भी जो है वो सॉवरेंटी से तो बाहर हमें पता है वो नहीं जाता, तो वो भी इन दी एंड वही कहता है कि भाई स्टेट असिस्टेंस जो है वो स्टेट कर रही है। यहाँ पे वो स्टेट के अमल को बड़ा मिनिमाइज करता है। वो ये कहता है नहीं ये आपका पर्सनल इंटरेस्ट है इसलिए आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक चलते हैं। और ये वो इसलिए ना जो एक फ्री इकोनॉमी जो वर्ड है उसमें डीरेगुलेशन की बात होती है कि रेगुलेशन कम से कम हो। तो ये बेसिकली इंटरेस्ट थ्योरी जो है वो डीरेगुलेशन की ही तरफ एक कदम है। डुगवी इसको आप डुगवी पढ़े डगिट पढ़े जिस तरह आप इसको पढ़ सकते हैं। बेसिकली तो ही वाज फ्रेंड्स तो इसको पढ़ते हैं हम डुगवी ही हैं। डुगवी हु इज अपोज टू द बोथ ऑफ द थ्योरीज टर्म द बेसिस ऑफ लॉ इज द ऑब्जेक्टिव फैक्ट ऑफ सोशल सॉलिडरिटी एंड नॉट द सब्जेक्टिव विल। अब देखें पिछली जो दोनों थ्योरीज है ना उनको अगर आप देखें ना गौर से, उन दोनों में जो इंटरेस्ट है वो किसी न किसी शख्स के अंदर मौजूद है। एक बंदा कहता है जी कि मेरी फ्री विल है, एक बंदा कहता है जी कि मेरा इंटरेस्ट है। अब ये दोनों चीज़ें किसके अंदर मौजूद है? उस शख्स के अंदर जो चीज़ों को एक्सरसाइज कर रहा है। यहाँ पे बात थोड़ी डिफरेंट है। डुगवी एक सोशियोलॉजिस्ट था तो इसलिए उसकी जो सारी बात है वो एक सोसाइटी से उभरती है। वो ये बात ही सोसाइटी की कर रहा है। वो बेसिकली ये कहता है कि जो सब्जेक्टिव जो आप बात करते हैं सब्जेक्टिव बात करने से ना आप बहुत एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग्स में चले जाते हैं। आप कोई लॉजिकल बात नहीं बता रहे, जबकि राइट जो है उसका एक ऑब्जेक्ट होता है। वो एक ऑब्जेक्टिव थ्योरी है राइट की। अब ये जो बात करता है ये ऑब्जेक्टिव थ्योरी की बात कर रहा है कि राइट का ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि पीछे जो हमने बात की वो सब्जेक्टिव बातें थी उन दोनों थ्योरीज में।
ही कॉल्स द थ्योरी सब्जेक्टिव राइट, ही कॉल्स द थ्योरी ऑफ सब्जेक्टिव राइट अ मेयर मेटाफिजिकल एब्स्ट्रैक्शन। देख ना, वही बहुत एब्स्ट्रैक्ट बात वो कह रहा है। आप एब्स्ट्रैक्ट बात ना करें कि उसका फलां विल है, उसकी फलां उसका वो प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट है। आप बात करें, ऑब्जेक्टिव बात करें, आप एक कंक्रीट बात करें कि जो कि राइट है वो उसका तल्लक ही उसके ऑब्जेक्ट से होता है। और ये जो ऑब्जेक्टिव जो उसकी थ्योरी है, ये बेसिकली फॉर द गुड ऑफ सोसाइटी थी, कि सोसाइटी के अंदर से जो वो चीज़ वो निकलती है। क्योंकि अगेन क्योंकि ही वॉज सोशियोलॉजिस्ट, तो इसलिए ये आपको पता होना चाहिए। नो वन हैज़ एनी राइट बट ही ऑलवेज टू डू अ ड्यूटी। किसी का कोई राइट नहीं है, सब एक ड्यूटी है सबकी। यानी मेरी आपकी हम सब की एक ड्यूटी कि हमने हमारे जो कोल फेल से, जैसा नहीं इस्लाम में भी कोल और फेल से दूसरे जो है वो बचा रहे। बेसिकली ये हमारी ड्यूटीज है। इन्हीं ड्यूटीज़ की परफॉर्मेंसेस में आपके राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट रहते हैं। यहाँ ये मतलब है कहने का, ये इफ़ आई एम परफॉर्मिंग माई ड्यूटी, यू आर परफॉर्मिंग योर ड्यूटी, एवरीबॉडी इज परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, राइट्स आर ऑटोमेटिकली बीइंग कंजर्व्ड। एलिमेंट्स ऑफ लीगल राइट, सॉल्बर्ट ने कहा था जी कि पहला जो राइट है वो है द पर्सन, जो एलिमेंट है वो है पर्सन ऑफ इनहेरेंस। पर्सन ऑफ इनहेरेंस का मतलब ये है कि वो शख्स, वो सब्जेक्ट कि जिसकी वजह से वो राइट डेवलप हुआ है। यानी कि अगर मैं ज़मीन लेता हूँ तो मेरा राइट डेवलप हुआ ना कि मैं ज़मीन को अपने लिए यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं कहता हूँ नहीं जी ये ज़मीन जो है ये मेरी है ही नहीं, तो फिर मैं ज़ाहिर बात है मैं उसको, वो फिर मेरा, मैं पर्सन ऑफ इनहेरेंस तो नहीं हुआ। पर्सन ऑफ इनहेरेंस का मतलब कि इनहेरेंट हुआ राइट उसके अंदर। There cannot be a legal right without a subject or a person who owns it. The owner of the right, however, need not to be certain or determinate. A right can be owned by the society at large and also can be indeterminate. The person of incidence. A legal right operates against a person who is under the obligation to obey or respect the right. He is the person of the incidence or object of duty. Sorry for the interruption. पर्सन ऑफ इंसिडेंस ये वो है जिस शख्स के ख़िलाफ़, जिस शख्स के अगेंस्ट आपने आपका जो राइट है वो, जिसके ख़िलाफ़ आप वो राइट ऑपरेट करें। मैंने ज़मीन ख़रीदी है तो मेरा एक राइट है उस ज़मीन के ऊपर। अब हर शख्स उस ज़मीन के अंदर मेरी जात के बगैर नहीं आ सकता, तो मेरा ये जो राइट है कि सारी दुनिया के ख़िलाफ़ यूज़ हो रहा है। तो और स्पेशली उस बंदे के ख़िलाफ़ जिस बंदे से मैंने ज़मीन ली है। कंटेंट्स ऑफ द राइट, the act or omission which is obligatory on the person bound in favor of the person entitled, this is called the content or substance of the right। यानी कि किसी का, अब देखना, अब यहाँ पे आप सोचे कि मैंने एक बंदे के साथ किया एग्रीमेंट, मैंने उससे ली ज़मीन, मैं हो गया सब्जेक्ट ऑफ इनहेरेंस जो हमने पहले पढ़ा, क्योंकि मैं अब राइट मेरे में वेस्ट हो गया। पर्सन ऑफ इंसिडेंस सारी दुनिया है, और स्पेशली वो बंदा जिससे मेरी ज़मीन बेची कि अब वो उसकी ज़मीन नहीं रही। और कंटेंट्स ऑफ द राइट क्या होंगे कि भाई कोई मेरा बंदा, कोई आदमी मेरी ज़मीन में दाखिल नहीं हो सकता, उसको आग नहीं लगा सकता, उसको बेच नहीं सकता, उस पर कब्जा नहीं कर सकता। ये है वो कंटेंट्स उस राइट के, जो राइट मुझे मिला है ड्यू टू परचेजिंग। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द राइट, अब सब्जेक्ट मैटर ऑफ राइट, अब इसी एग्जाम्पल में देखें ना, आप एग्जाम्पल ये देखें कि सब्जेक्ट मैटर के एग्जाम्पल अगर आप ये देखें ना कि एक शख्स ने जो है वो ज़मीन ली है, ठीक हो गया। अब उस ज़मीन के ऊपर जब वो अब उस ज़मीन के ऊपर मैं अपना कब्ज़ा करता हूँ, तो द बायर, अगर मैं बायर हूँ, वो पर्सन ऑफ इनहेरेंस है अगेंस्ट द सेलर एंड ऑल द पर्सनस। और जो सेलर है और अदर पर्सन है, सारी दुनिया, वो पर्सन ऑफ इंसिडेंस है, क्योंकि उनके खिलाफ मेरा राइट है। उनका राइट नहीं है अब ज़मीन पे, अब मेरा राइट है उस ज़मीन पे। सब्जेक्ट मैटर जो है उस राइट का, वो क्या है, वो लैंड है, वो सब्जेक्ट मैटर है। ठीक हो गया। फिर उस पर टाइटल ऑफ द राइट है। अब कंटेंट्स तो उस राइट के यही है कि भाई कोई उसमें मुझे डिस्टर्ब ना करे, मेरी पोजेशन में ना जाए, उसको आग ना लगाए, उसको डिस्टर्ब ना करे मुझे। तो अब जो टाइटल ऑफ द राइट, ये कब हुआ? टाइटल ऑफ द राइट जब कब जनरेट हुआ? जब उसने जगह वो मुझे बेची। यानी कि एक, अगर मैंने जगह ली किसी बंदे से, दोबारा सुन ले, अगर मैंने जगह ली
तो मैं पर्सन ऑफ इनहेरेंस हूँ कि मैंने राइट एक्वायर किया। जिसने मुझे जगह बेची, यस, और सारी दुनिया कि वो मेरे राइट में में दखल अंदाजी ना ले, वो पर्सन ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है। उसके बाद कंटेंट्स ऑफ द राइट। कंटेंट्स ऑफ द राइट ये कि भाई मैंने जो ज़मीन ली है, मैंने जो जगह ली है, मैंने जो घर लिया, उस घर के अंदर मेरी पोजेशन में वो डिस्टर्बेंस ना डाले। ये है कंटेंट्स ऑफ द राइट, उसको डिस्ट्रॉय ना करें। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर ऑफ द राइट। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द राइट क्या है? उसमें वो घर है या वो जगह है जो कि सब्जेक्ट मैटर है उसका। और आखिरी है टाइटल ऑफ द राइट। टाइटल ऑफ द राइट वो कि मुझे राइट हासिल कैसे हुआ? मुझे वो राइट हासिल हुआ परचेजिंग से। तो ये हैं बेसिकली इसेंशियल्स ऑफ द राइट। Every right involves a threefold relation. It is a right against some person or persons. It is a right to some act or omission of such person or persons. It is the right over something to which that act or omission relates. यानी कि एक राइट के बेसिकली तीन हिस्से बन जाते हैं कि एक तो राइट किसी ने बंदे या बंदों के खिलाफ होता है, वो कोई एक्ट हो सकता है कुछ करने का या कुछ ना करने का हो सकता है। ये हम काइंड्स ऑफ राइट में हम इसको देखेंगे। इस वक्त तक आपके जहन में बस इतना होना चाहिए कि एनी एक्ट और ओमिशन कैन बी राइट, एंड इट इज़ द राइट ओवर टू समथिंग। यानी वो कोई ना कोई चीज़ तो हो ना जिसकी वजह से वो राइट क्रिएट हुआ हो। बगैर सब्जेक्ट मैटर के कोई राइट तो हो ही नहीं सकता। बगैर बगैर मतलब कोई उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है उस राइट का। लास्की हैज़ राइटली सेड दैट वन मैन्स राइट इज़ ऑल्सो हिज ड्यूटी। जो मेरा राइट है वही मेरी ड्यूटी है। मुझे कोई मेरी मर्जी के बगैर मुझे मार नहीं सकता, तो फिर मैं भी किसी को मार नहीं सकता। ये मेरी ड्यूटी भी है। फॉर एवरी राइट देयर इज अ कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटी, जो हमने पहले बात कर लिया। एवरीबॉडी गेट्स राइट्स इक्वली। दिस मीन्स दैट others also have the same rights which a specified person has, and it is my duty to see that others also enjoy their rights. Since state protects and enforces rights, it also becomes the duty of all the citizens to be loyal to the state. They are all self-explanatory, so I hope that this whole presentation was fruitful for you. So if you have any questions regarding that, do ask me. Thank you.